नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालिनी टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, नेपाल की राजनीतिक स्थिति कभी स्थिर नहीं रही है और अभी आकर न तो स्थिर है और न ही स्पष्ट है। सत्ता आज एक लिक्विड तरल धारा की तरह है जो कभी सिंह दरबार की सीढ़ियों पर बहती है तो कभी जनता के असंतोष में उफान मारती है। ऐसी स्थिति में नेपाल की अंतरिम सरकार बनने के कुछ ही समय बाद गृह मंत्री ओम प्रकाश अरियाल पर अब राजनीतिक दबाव और असहमति की परतें तेज हो गई है और उनको बर्खास्त करने का दबाव बढ़ रहा है। आखिर ये कौन कर रहा है? तो ये दबाव कौन दे रहा है? जेनजी आंदोलन से उभरी इस नागरिक सरकार, जो अभी प्रधानमंत्री के शब्दों में नागरिक सरकार कहते हैं इसको, उसके भीतर यही सवाल गूंज रहा है कि गृह मंत्री अरियाल को किसने बनाया और कौन वह शक्ति है जो उसको हटाना चाह रहा है। जी हाँ, इस विवाद पर प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने और उनके सचिवालय ने बयान जारी करके कह दिया है कि गृह मंत्री को नियुक्त करने का और हटाने का अधिकार केवल और केवल प्रधानमंत्री के हाथ में है। इसलिए अगर कोई कहता है कि हम गृह मंत्री को हटा दीजिए तो ये उनके कहने से नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने साफ साफ कह दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, ये 2 दिन पहले की बात थी और कल उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्रकारों से कहना पड़ा कि बालेन जो काठमांडू के मेयर है उनको दबाव दे रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक पर कार्रवाई की जाए। और ये बालेन आखिर कौन सा है, कौन सा व्यक्ति है और कौन सी शक्ति है और बालेन के पीछे कौन सी शक्ति लगी हुई है? अब यह जानने के लिए हमको बहुत कुछ अध्ययन करना पड़ेगा। अब देखिए, सुशीला कार्की पर लग रहा था कि ये सरकार कहाँ से गाइड है, कौन बनाया है, लेकिन कल उनके मुंह से यह बात निकली कि बालेन को मैं छोड़ा मानछू। मतलब सुशीला कार्की जी बालेन को बेटा कहते हैं, लेकिन और बालेन उनको दीदी कहती है। तो जिसको बेटा मानते हैं वही अब कंठ पर सवार हो गया। एक लाइन था बालेन का डिस्कॉर्ड में, जो सुशीला जी तपाई तैयार हुनुस प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करनुस, और उसके बाद सुशीला कार्की तैयार हो गई। तो अब वो बेटा इनके माथा पर मडरा रहा है और अब स्पष्ट हो रहा है कि आखिर इस सरकार के पीछे कौन है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि ये अमेरिका का हाथ है कि बालेन का हाथ है कि कुछ और अदृश्य शक्ति है इनके पीछे। अब इस पर एक हमारे नेपाल के राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ विश्लेषक श्री सीके लाल, उन्होंने एक ताज़ा लेख में इस सरकार को और इस शक्ति को बताया है कि वितरित शक्ति को तरलता, उन्होंने लेख का शीर्षक लिया है। और मैं आज उसी के मातहत, उसी के इर्द गिर्द इसका समीक्षा करने जा रहा हूँ कि सुशीला कार्की की मुसीबत क्या है। जी हाँ, सीके लाल जी का कहना है कि नेपाल की सत्ता
अब तरल सत्ता बन चुकी है। ऐसी सत्ता जिसे कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन उस पर सभी नियंत्रण करना चाहता है, वो सत्ता अभी की सरकार बन गई है। आज सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि सरकार कौन चला रहा है, बल्कि सवाल ये है कि क्या यह सरकार वैध है। बार बार सुशीला कार्की की सरकार को जो 5-6 महीना का अधिकार दिया गया है, यह प्रश्न उठ रहा है। सीके लाल जी भी उठा रहे हैं और ये प्रश्न उठता रहेगा कि क्या सुशीला कार्की की सरकार वैध है। सीके लाल तो इसको नागरिक सरकार कहने से इनकार कर गए हैं और इसको डिस्कॉर्ड सरकार नाम रख दिया है। सीके लाल के अनुसार यह डिस्कॉर्ड सरकार है, यानी कि एक ऐसी सरकार जो आधी रात में गुपचुप समझौतों और संदेहों के बीच पैदा हुई है। इसीलिए यह मुसीबत इनको खदेड़ रहा है सुशीला कार्की को। और जब सत्ता की वैधता संदिग्ध हो तो लोकतंत्र भी बीमार पड़ता है। आज नेपाल में ठीक वही हो रहा है। जनता निराश है, दल भ्रमित है और संविधान केवल वेंटिलेटर पर टिके दस्तावेज बनकर रह गया है। यह बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के लिए यह चुनाव सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक परीक्षा है। उन्हें उसी विश्वास के साथ इस पद पर बैठाया गया था कि वे संविधान 2072 को पुनर्जीवित करेंगी और लोकतंत्र को फिर से जिंदा करेंगी। लेकिन यह काम उतना आसान नहीं है। उनकी सरकार की बर्खास्तगी के लिए कई रीट अदालत में बहस जारी है, अनिश्चितता कायम है, कई मुद्दा चल रहा है उस पर जो क्या होगा। आज अदालत में स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया है, लेकिन अदालत ने सो कॉज नोटिस जारी कर दिया है 1 हफ्ता का टाइम देकर, और कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस पर आइए मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि यहाँ एक अद्भुत संयोग सुशीला कार्की की यात्रा में जो यहाँ आकर मिलती है। मैं बता रहा हूं कि नेपाल की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में एक दिलचस्प ऐतिहासिक संयोग फिर से चर्चा में है। साल 2051 यानी 1994 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने प्रतिनिधि सभा को भंग कर मध्यावधि चुनाव की सिफारिश की थी, तब इस कदम के खिलाफ 4 व्यक्तियों ने सर्वोच्च अदालत में रीट याचिका दायर की। इसको गंभीर से सुनिएगा। उन्हीं 4 में से एक थे दुर्गा सुवेदी, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के पति हैं। और यही आता है इतिहास का दिलचस्प मोड़। उसी केस में सरकार के फैसले के अदालत में बहस करने वाली पहली वकील थी स्वयं सुशीला कार्की। उन्होंने उस समय अदालत में कहा था, सुनिए, संसद ने प्रधानमंत्री को असहज किया, इसलिए बदनीयत से सदन को भंग किया गया है। यह निर्णय असंवैधानिक है और संसद की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। आज वही सुशीला कार्की देश की प्रधानमंत्री हैं और उसी तरह के संवैधानिक संकट से निपट रही हैं, जहां चुनाव, संसद और सत्ता की वैधता पर प्रश्न उठ रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। यह संयोग केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक नहीं है, बल्कि यह नेपाल के राजनीतिक चक्र की प्रतीकात्मक झलक है।
यह संविधान, सत्ता और न्याय बार बार एक ही त्रिकोण में घूमते हैं। सुशीला कार्की तब संविधान की रक्षा के लिए अदालत में खड़ी थी और आज वही व्यक्ति संविधान की रक्षा के लिए कार्यपालिका की शीर्ष कुर्सी पर खड़ी है। इतिहास जैसे खुद को दोहरा रहा हो। बस इस बार अदालत की जगह सिंह दरबार है और वकील की जगह वही शख्स अब प्रधानमंत्री है। देखिए यह कैसा मोड़ है। लेकिन अब सीकेलाल कहते हैं लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनाव नहीं, विश्वास है। जब जनता डर और निराशा में जी रही हो तब चुनाव सिर्फ औपचारिकता रह जाता है। लेकिन लाल का कहना है जेनजी आंदोलन सत्ता का विरोध नहीं, व्यवस्था के पतन की चीख है। अगर आगे देखें तो इस लोकतंत्र यात्रा की सबसे बड़ी रुकावट है पूर्व प्रधानमंत्री और एमएलए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। ओली इस समय नेपाल की राजनीति के सबसे अड़ियल चेहरा बन चुके हैं। वे न तो समझौता करना जानते हैं और न ही पीछे हटना चाहते हैं। यहाँ तक कि अगर देश संकट में आए तो भी वे अपनी शर्तों से पीछे हटना नहीं चाहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली वही पुराना कार्ड खेल रहे हैं, राष्ट्रवाद का मसला। राष्ट्रवाद का मसला जो है सो अब फिर से वो खोज रहे हैं और फिर से बनाना चाह रहे हैं। इस पर सीकेलाल ने अच्छा व्यंग किया है। मंडले मसाले माले, राष्ट्रवाद हर समस्या के पीछे भारत को खोजती है। अभी यह खोजी हो रही है कि कहां पर भारत को बदनाम किया जाए और कहां पर भारत का हाथ है जो कि लेकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। यानी कि हर असफलता के पीछे भारत को दोष देना नेतृत्व की कमजोरी को ढकने का नया तरीका बन गया है नेपाल में। वहीं सीकेलाल ने चेतावनी दी है कि नेपाल की राजनीति अब वितरित नेतृत्व के युग में प्रवेश कर चुकी है। सोशल मीडिया ने सत्ता को टुकड़ों में बांट दिया है। अब कोई एक नेता या दल केंद्र नहीं रहा। हर व्यक्ति, हर समूह खुद एक मिनी सत्ता बन चुका है। लेकिन यह वितरित शक्ति जितनी लोकतांत्रिक दिखती है उतनी ही अस्थिर और खतरनाक भी है, क्योंकि अब नेतृत्व करना चाहते हैं। इसमें सभी मिलकर नेतृत्व करना चाहते हैं और कोई दिशा नहीं बचती। नेपाल की राजनीति का यह दौर हमें याद दिलाता है कि जब विचार मर जाते हैं तब सत्ता पानी की तरह बहने लगती है। कभी उफान मारती है, कभी सूख जाती है, पर मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। मित्रों, आप देख रहे हैं नेपाल पॉलिटिक्स इनसाइड हिमालनी टीवी पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहें हमारा हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल। हम फिर मिलेंगे नेपाल की राजनीति के अगले मोड़ पर। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।